अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये मौसम एंजॉय करने वाला है, लेकिन इस मौसम में बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो आपने बहुत एहतियात करनी है, सर्दी से बचना है, गैर जरूरी घरों से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा जी, आज का शो स्टार्ट करते हैं और एक जबरदस्त टॉपिक आपके साथ में मैं शेयर करूंगी, और ये है नानी और दादी के हवाले से, ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से जो है एक रिसर्च सामने आई है, और ये इतनी इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि मुझे लगा जरूर आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। हमारी दादी और नानी जो होती हैं वो डेफिनेटली हमारा ख्याल रखती हैं, और बहुत सारी ऐसी दादियां होती हैं, नानियां होती हैं जो कि अपने नवासा नवासी और पोता पोती का ख्याल रखती हैं। लेकिन अब जो रिसर्च है, तो एक तहकीक के मुताबिक अपने बच्चों की औलादों की देखभाल करने वाले ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी को ज़हनी दबाव की बीमारी लाहक हो सकती है। अब वजह जानिए क्यों? क्योंकि जो बच्चों की औलादें आपकी दौलत हो सकते हैं, डेफिनेटली आप इनको पालते हैं, ये आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, आपके दिल के करीब होते हैं, लेकिन बाकायदगी से नवासा नवासी या पोते पोतियों की देखभाल करना आपकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब पता ये चला है इस रिसर्च की बदौलत कि जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, ये ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं जब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों जो हैं उनकी तरबियत करते हैं या उनको पालते हैं। अब एक और जो है वो तहकीक के हवाले से ये बात सामने आई है कि इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक बरतानवी इमदादी इदारे HUK के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन दादा दादी या नाना नानी बाकायदगी से बच्चों की देखभाल करते हैं। इनमें 90% से कुछ कम हफ्ते में एक बार बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन हर 10 में से एक ग्रैंड पेरेंट कम से कम रोजाना एक बार अपने पोते पोतियों या नवासा नवासियों की देखभाल जरूर करते हैं। तो अब कंक्लूजन ये है कि जो 50 से 60 साल के उम्र के जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जो बड़ी उम्र के दादा दादी या नाना नानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये एक तहकीक है जो साबित करती है कि अगर आप 6 साल से कम हैं और आप अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं तो उनके स्ट्रेस में आप इजाफा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र उससे बड़ी है तो आप उनके साथ रहेंगे तो वो खुश भी रहेंगे। अच्छा, इसमें दादा दादी और नाना नानी की जो एज है वो भी बहुत काउंट करती है। आगे बढ़ते हैं, शहर कायद का मौसम जो है वो कैसा है आपके साथ में शेयर करते हैं। तो शहर का मौसम जो है वो बड़ा औसम है, और जो दर्जा हरारत है भाई वो 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क मौसम के साथ वक्फे से तेज हवाएं चलने के साथ सर्द रात भी महसूस की जाएगी। और भाई सर्दियां तो हैं, सर्दी तो बहुत ज्यादा है। सिंध हाईकोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। सिंध हाईकोर्ट में क्या कुछ होने जा रहा है? तो सिंध हाईकोर्ट में जो है जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच भी अहम केसेस की समाअत करेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। अच्छा जी, गोल्ड के प्राइस आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। गोल्ड के प्राइस जो है वो क्या है? सोने और चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड पर अब क्या हुआ है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, और आलमी बाजार में सरमायाकारों के सोने के जो खरीदो फरोख्त यानी सौदे हैं उसमें महफूज सरमायाकारी पर खरीदारी की जा रही है। आलमी मार्केट में सोना $109 महंगा होकर $5097 फी औंस की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत $11,428 की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। 56,157 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर कायम है। ये 10 ग्राम सोने की बात हो रही है, जो $9,345 महंगा होकर $4,56,157 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर जो है वो कायम हो गया है। तो ये है जी सोने के रेट्स। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारे मुल्क में बेसिकली क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में स्पेशली कराची शहर जो है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात होते हैं जिसके ऊपर ना दिल रोता भी है और ये सोचने पर भी मजबूर होता है कि ये हमारा ही शहर कराची इतना बदकिस्मत क्यों है, ये कराची हाइट्स की किस्मत में ही इतना ज़्यादा जुल्म क्यों लिखा है। मैं बात कर रही हूँ सानिया गुल प्लाजा की। सानिया गुल प्लाजा की जो एक रिपोर्ट है, एक बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, वो मंजर आम पर आ गई है, और उसमें ये बताया गया है कि वो कौन सी दुकान थी जहां पर ये सबसे पहले आग लगी थी। तो ये मैं आपके साथ में इसकी डिटेल्स शेयर करने जा रही हूँ कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की जो इतला है वो 10:30 पर मिली थी। दुकान नंबर 193 पर वाक़े न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप नामी ये दुकान है जिस पर ये आग लगी। गुल प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। इमारत में कोई हंगामा खेज जो है इखराज के रास्ते मौजूद नहीं थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। अब इसमें मुकदमा किया गया है और मुकदमे की जो कॉपी है वो मंजर आम पर आ गई है। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया है।
जो मुकदमे में दफात शामिल की गई हैं उसमें गफलत और लापरवाही की दफात FIR जो है वो शामिल की गई है। वाकई में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। तो ये जो आग थी ये लगी सबसे पहले एक गिफ्ट शॉप थी वहां पर, और ये इसकी करंट अपडेट है और बाकायदा तौर पर इसके हवाले से ये सारी जो अभी रिपोर्ट है, डिटेल्स हैं इस मुकदमे के हवाले से भी वो सामने आई हैं। अच्छा जी, अब MQM पाकिस्तान के कुछ ऐसे अहम वज़रा हैं जिनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है, और क्यों ले ली गई है ये आपके साथ में शेयर करते हैं। लेकिन ये कौन कौन से वज़रा हैं इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा हैं, अरकान असेंबली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसके अलावा सिंध असेंबली में MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। MQM के वज़रा, अरकान असेंबली और लीडर्स को सिक्योरिटी हटाए जाने पर तशवीश है, और इसी हवाले से जो है ये आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सिंध हुकूमत समझती है कि लोग गुल प्लाजा की आग भूल जाएंगे, अली खुर्शीदी ने ऐसा कहा है, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद की है सिंध हुकूमत पे, इस वजह से इन लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इनका कंप्लीट स्टांस जो है ये बताएंगे 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी क्या सूरत हाल है और क्या कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में इंटरनेशनल जो है वो न्यूज शेयर करते हैं। मेरी चाय भी आ गई है, और क्योंकि अब हम बर्फबारी की बातें करने जा रहे हैं, मौसम की बातें करने जा रहे हैं, तो चाय का होना बड़ा जरूरी है। चाय से ना आप बड़ा वार्म अप फील करते हैं। कनाडा का जिक्र करते हैं, ओंटारियो आपको लेके चलते हैं जहां पर मौसम बड़ा सर्द है। मौसम सरमा का शदीद तूफान है, निजाम जिंदगी जो है वो मफलूज है। कनाडा में मौसम सरमा के शदीद तूफान से एक तरह से पूरा निजाम उलट पुलट हो गया है। मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टोरंटो ओंटारियो के ये मनाजिर हैं जहां के जुनूबी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ रही है। टोरंटो में 22 इंच तक रिकॉर्ड बर्फ हुई है, जबकि टोरंटो की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड हुई है। बर्फबारी के बायस 10,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं, और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मनसूख कर दी गई हैं। कनाडा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां शदीद बर्फबारी कई रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। ये सूरत हाल है जनाब इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अंदर कराची में चल रही है सियासी गहमा गहमी। इसके अलावा इंटरनेशनली लोग ये जो स्नो फॉलिंग है इससे परेशान है। कराची और हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, कोयटा या फिर मरी, वहां पर भी स्नो फॉलिंग है, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा इकदाम जारी किए गए हैं। ये है करंट सिचुएशन। अब शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। ग्रेडिंग सिस्टम पर बात करेंगे कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है अब इसका जो निज़ाम है वो नाफिज कर दिया गया है। सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट का जो स्टांस है इस पर वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें इस सिस्टम के थ्रू, और 3 से 4 साल से इस हवाले से ब्रेन बिल्डिंग की जा रही थी। फाइनली अब ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अख्तर अराई साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है सर, ये बताएं किस तरीके से देख रहे हैं आप इस ग्रेडिंग सिस्टम को, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या वाकई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, जो उसके सारे प्रोसेस को मीट करना है, वो हम कर सकेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी थी, बल्कि बहुत पहले बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि रोड एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो असेसमेंट सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी इस्लाहत लाना बहुत ज़रूरी था। बहुत डिले हो चुका था। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया है, जैसे कि पहली बात तो ये है कि अगर ग्रेडिंग की बात करें तो परसेंटेज और जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम था इसको चेंज किया गया है। इस बार जो 9th क्लास की इनरोलमेंट है और फर्स्ट ईयर की जो इनरोलमेंट हुई है, जो 2026 का एग्जाम कहलाएगा और चंद माह के बाद होने वाला है, उसके जो ग्रेड्स दिए जाएंगे वो उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिए जाएंगे कि जिसमें A1 ग्रेड नहीं होगा, A ग्रेड नहीं होगा। जैसे कि A ग्रेड 70% से अबव होता था और A1 ग्रेड जो है वो 80% से अबव होता था। अब इसमें जो है ग्रेड्स को काफी डिटेल में कर दिया गया है, उसको अभी बताने में टाइम लगेगा, बट ये है कि उसकी बड़ी हाई वो कर दी गई है। 90% को A++ कर दिया गया है, इस तरह से। और 40% से कम अगर मार्क्स होंगे तो उसको फेल तो एग्जैक्टली जी हाँ, उसको यानी कि फेल तो नहीं लिखा जाएगा, यानी कि उसमें नॉट क्लियर होगा वो। बेसिकली फेल का वर्ड खत्म कर दिया गया है, उसको ट्राई अगेन वाली बात होगी। तो इस तरह से ग्रेडिंग पॉलिसी
प्रूफ की गई है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दी गई है, ताकि हमारे जो सेकेंडरी एग्जामिनेशंस हैं या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर यकसा तस्वुर किए जाएं। अच्छा अख्तर साहब, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड्स जो वो कैलिबर हम मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक्चुअल में वो कैलिबर मीट करें, एक्चुअल में क्वालिटी एजुकेशन हो, तो इससे पहले भी मैं आपसे ये बात कर चुकी हूँ, आपको याद होगा, रट्टाफिकेशन, इससे जान छुड़ानी होगी ना। एक्चुअल में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, जो चैप्टर वो रीड कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन वो तो रट्टाफिकेशन है। अब ये किस तरीके से क्या इम्पैक्टफुल हो सकेगा, ये रट्टा सिस्टम खत्म हो सकेगा, कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, बहुत जल्द नताइज मिलने वाले नहीं हैं। एक्चुअल में क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला एक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बताता हूं। जब पेरेंट्स की डिमांड सिर्फ मार्क्स होंगी, नंबर्स पे तवज्जो होगी, बच्चों की काबिलियत पे तवज्जो पेरेंट्स नहीं देना चाहेंगे, स्टूडेंट की को ब्रेन उसका यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी हमें तालीमी इदारों को, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस लाने के लिए SLO बेस यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस, तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलके काम करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है। अब एक चीज बड़ी खुशाइन हुई है, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, जितने भी बोर्ड्स हैं इनका एक बड़ी देर के बाद ही हमारा मुतालबा था, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से पिछले 10 सालों से कहते आ रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर डिफरेंट थोड़े से होते हैं। अगर इसका एक मयार कायम कर दिया जाए तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अंदरूनी सिंध के बोर्ड के जो बच्चों को नंबर अच्छे मिल जाते हैं और कराची बोर्ड के नहीं मिलते। एक जैसा निजाम होना चाहिए, पेपर एक जैसा होना चाहिए। उसकी एक आउटलाइन बना दी गई है कि रट्टाफिकेशन को भी खत्म करने के लिए जो है वो क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर किए जाएंगे, एक खास फ्रेमवर्क में होंगे, वो किताब से छपे छपाए नहीं होंगे। तो उससे क्या है कि पूरा मयार है, यानी कि एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर हैदराबाद बोर्ड का होगा, कराची बोर्ड का होगा, लाड़काना, सक्खर, जितने भी बोर्ड्स हैं, एक ही जैसा फ्रेमवर्क के अंदर क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। इसके लिए हम सिंध गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि फेडरेशन के इस मुतालबे को देर सही मगर यह है कि तस्लीम किया। मगर हमें अपने बच्चों को, टीचर्स को अपने बच्चों को इस तरह तैयार करना होगा कि ताकि वो उस कैमरेज सिस्टम के स्टाइल से बच्चों को लर्निंग आउटकम के हिसाब से तैयार किया जाए तो बच्चा जो है वहाँ रिप्लाई कर सके। ऐसे जुमले अगर सवाल में पूछे गए हैं, इस अंदाज से पूछा गया है, चेंज करके पूछा गया है, मगर जवाब वही होगा जो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट होगा। बात वही है ना कि आप किस तरह का भी सवाल पूछें, सवाल घुमा के पूछें, वही उसी चैप्टर में से आप 10 चीजें जो है वो ऑल्टरनेट करके पूछ भी लें, उलट पुलट करके पूछ भी लें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर टीचर ने स्टूडेंट को जो वहां पर पढ़ने आ रहे हैं अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जब तालिब इल्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब सिर्फ राइटिंग पावर का थोड़ा इशू होता है कि पेरेंट्स को ये भी चाहिए, टीचर्स को ये भी चाहिए कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसका इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि वो यानी कि उसका रिप्लाई प्रॉपर कर सके। वही बात है आप वाली के रट्टा नहीं होना चाहिए, फिर रट्टे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और पेरेंट्स इस बात को समझें और ताउन करें तालीमी इदारों के साथ। बच्चा चाहे कहीं भी हो, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसका मीडियम ऑफ रिप्लाई इंग्लिश है, तो उस इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होगी तो वो खुद से एक्सप्रेस कर सकेगा उस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अख्तर साहब आपने ये बहुत दफा नोटिस किया होगा, खुद आपको भी पता होगा कि जाहिर सी बात है आप खुद ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं। यहाँ पे यूजुअली होता है स्कूल्स में इंग्लिश सिखा दी जाती है और वो एक रैंडम इंग्लिश होती है और वो एक डेली लाइफ की रूटीन की इंग्लिश होती है जो कि बच्चे बोल रहे होते हैं। लेकिन जब यही बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाके बैठते हैं और इन्हीं से ग्रामर के बारे में पूछा जाता है, इन्हीं से फ्रेजेस के बारे में पूछा जाता है, इन्हीं के साथ में जब इडियम्स प्ले किए जाते हैं, इन्हीं के साथ में जब एक प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उसका हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे होते, लेक नजर आता है। बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में प्रॉब्लम नजर आती है कि बच्चे उसको भी अचीव नहीं कर पाते। तो क्या वजह क्या है? प्रॉपर इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, ग्रामर से शुरू नहीं किया जाता, या हर चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, या आजकल बस स्कूलों में इतना ही फोकस है कि इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि रोजाना जो है वो घर जाके पेरेंट्स से इंग्लिश बोल लें और रोजाना जो है वो अपने दोस्तों से इंग्लिश बोल लें, बस इतनी इंग्लिश काफी होती है, चल जाती है?
नहीं, देखिए वही बात है कि हमारे स्कूलों के अंदर और वही बात है कि तालीमी इदारों के अंदर ब्लेंडेड अंदाज में नहीं पढ़ाया जाता। फॉर एग्जांपल लिटरेचर और लैंग्वेज को ब्लेंडिंग करना होती है। अगर कोई लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर उनको ग्रामर वहीं का वहीं उसको वो एक्टिविटीज करानी चाहिए। एक ही वक्त में वो तमाम स्किल्स डेवलप नहीं किए जाते, यानी स्पोकन भी डेवलप नहीं की जाती, कन्वर्सेशन डेवलप नहीं की जाती। और जब वो क्लासरूम के अंदर चाइल्ड को लिसनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंग्लिश के अंदर उर्दू में पढ़ाया जा रहा होता है, लिखा बाहर रहता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और पढ़ाया इंग्लिश को उर्दू में पढ़ाया जा रहा होता है, तो इस अंदाज में नहीं हो सकता। तो वो तमाम एक्टिविटीज जो है शामिल करनी चाहिए हमारे टीचिंग स्टाइल के अंदर, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो। मैं ये हमेशा कहता हूँ 5 पावर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं। एक सबसे पहले जो है लिसनिंग पावर, फिर अंडरस्टैंडिंग पावर, ठीक है, बच्चा रीड कर रहा है, उसको लिसन कर रहा है, फिर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर स्पीकिंग पावर और फिर राइटिंग पावर। जो राइटिंग पावर होता है वो डेवलप हो जाता है, बट पता चलता है उन बच्चों में स्पोकन पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये क्लासरूम का एक हिस्सा होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइजेज है ये क्लासरूम का हिस्सा नहीं है। और कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर जिसको ये समझ में आ जाए कि आपने उस जुबान को कैसे बोलना है, कहां पर कौन सा अल्फाज यूज करना है, तो मेरे ख्याल में ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग का हिस्सा होता है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग आपको उतनी नजर नहीं आती, आपको रैंडम इंग्लिश इन स्कूल्स के अंदर नजर आती है, लेकिन अगर यही प्रोफेशनल लेवल पर जाए तो वो अचीवेबल नहीं होते, उनके लिए हार्ड टास्क हो जाता है। वो फिर ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं, लेकिन अगर उसी हवाले से आप जो दूसरी इंग्लिश का जिक्र कर रहे हैं या बड़े स्कूल्स के बारे में बता रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गोल अचीव कर पाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, वहां पर अगर कोई पैराग्राफ या ऐसे लिखना है तो क्रिएटिव राइटिंग का आगाज होता है। हमारे तालीमी इदारों में ये चाहिए कि बच्चा पहले तो किसी भी टॉपिक पे थिंकिंग स्टार्ट, सोचे, उस पर बात करे, फिर ओरल बात करे, फिर राइटिंग स्टार्ट करे। क्रिएटिव राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाइल्ड को क्रिएटिव राइटिंग नहीं सिखाएंगे, उसके सामने कोई उसकी पसंदीदा चीज रख दी जाए और बच्चे को बोले लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, उस टॉक अबाउट में ओरल जब एक्सरसाइज करेगा तो एक वक्त आएगा बच्चे को कहेंगे चलो ये पेज लीजिए और इस पे लेट्स राइट ऑन दैट दिस टॉपिक और व्हाटएवर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चा ओन वर्डिंग में जब लिखना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद राइटिंग पावर आएगा। और जाहिर है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ही नहीं कर पा रहे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप उर्दू पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, इस्लामियत पढ़ें, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती है, तब जाके आप माशरे में कहलाते हैं वेल एजुकेटेड। लेकिन ये वेल एजुकेटेड सिर्फ डिग्रियां लेके, डिग्रियां हासिल करके नहीं कहा जा सकता। ये वर्ड उन लोगों के लिए होता है जो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके अपनी स्टडी आगे बढ़ा रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि नाफिज किया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि बच्चों के लिए भी बेहतर हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए भी बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना है। अगर आपको बात समझ में आ गई, मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके चैप्टर में क्या लिखा है, तो वो सवाल आपसे वो इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, वो घुमा के करें, वो आपको मुश्किल करके दें, आसान करके दें, आप उसका जवाब दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तो लोग रट्टाफिकेशन से बाहर ही नहीं आते। हमारे यहाँ तो एक सर्टन माइंडसेट है जो कि एग्जाम शुरू होने से 3 महीने पहले तैयारी करते हैं, फिर वो 5 इयर्स लेके आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी ठीक है अब बस ये भी क्वेश्चन लग जाएगा, ये क्वेश्चन भी लग जाएगा और इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे कि ए ग्रेड बन जाएगा या बी ग्रेड बन जाएगा। नहीं, अब आपको अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी है और स्किल्स आपको अपनी स्टडी स्किल्स डेवलप करनी है। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, जब कहा जाता है कि आपने बच्चों को स्टडी करना सिखाना है, तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि बच्चे स्टडी कैसे करेंगे, वो तो खुद ही करते हैं, उनको सिखाया कैसे जाएगा। तो जितने भी इस हवाले से एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने शुरू से इनिशियली अपने बच्चे को स्टडी करना सिखाना है तो उसके लिए आप ये काम करें कि उसको पहले आप 1 घंटा बिठाएं और 1 घंटा पढ़ाएं। पहले आप उसकी आदत डालें कि पहले वो आधा घंटा पढ़े,
फिर वो 1 घंटा अपनी एजुकेशन को टाइम दे, फिर वो 1.5 घंटा टाइम दे, और फिर जो हम प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात करते हैं ना कि CSS करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, उसमें कम से कम 10 से 12 घंटे एक जगह पे बैठ के, या आपने कम से कम 10 से 12 घंटे ग्रुप की सूरत में बैठ के ना स्टडी करनी होती है। तो ये आपने स्टेमिना भी बिल्ड करना होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपको ये जो टाइम है ये कंज्यूम करने की आदत होनी चाहिए, मगर यहाँ पर ये हैबिट्स भी बिल्ड नहीं की जाती। जी बिल्कुल, आपने सही दुरुस्त फरमाया। जिस एंगल से आपने फरमाया, मैं किसी दूसरे एंगल से एक बात कहूंगा। बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी पहले फाउंडेशन बनती है, फिर जाहिर है फर्स्ट फ्लोर बनती है, स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह से चाइल्ड का जो अर्लियर एजुकेशन है वहीं से उसके अंदर ऑर्डर और टाइम मैनेजमेंट सिखानी पड़ती है। बच्चे को खुद से काम करना सिखाना पड़ता है। ऑर्डर से मतलब है तरतीब। तो अगर हम उसकी यानी सेल्फ वर्किंग हैबिट नहीं डेवलप करेंगे तो वो बच्चा जिंदगी में कामयाब नहीं होगा, चाहे वो उसकी अपनी जाती जिंदगी हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अब ये ग्रेजुअली चलता है। शुरू में तो जाहिर है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के पीरियड्स होने चाहिए या टाइम होना चाहिए, उसमें आदत डालनी चाहिए। सबसे पहला होता है शौक और ज़ौक पैदा करना। अगर बच्चे को हमने दिलचस्पी पैदा कर दी तो समझ लें हमारी विनिंग स्टार्ट हो गई। ये पेरेंट्स को भी चाहिए, जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है चाइल्ड को, और ग्रेजुअली जो स्टेप बाय स्टेप यानी कि लेवल बाय लेवल, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड बच्चा ऊपर की तरफ जाता है, जब प्रोफेशनल डिग्री तक पहुंचता है। फॉर्मल एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है। अब उसके अंदर जो मेन चीज क्वालिटी की डेफिनेशन को अगर यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। देखिए 3 बेसिकली स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोसेस में। एक इनपुट होती है, एक प्रोसेसिंग होती है, एक आउटपुट होती है। इनपुट अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा या हम स्टैंडर्ड्स होंगे, अगर हम बच्चों को एक लेवल से दूसरे लेवल में ऐसे ही प्रमोट कर देंगे कमजोरियों के साथ, तो वो कमजोरियां उसकी हायर एजुकेशन तक चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए ब्रिटिश दौर में या कैमरे सिस्टम में तो 60-65% पासिंग होता था। सही। अब एक लेवल 1 है, उसके बच्चे को हम लोग 30% या 33% से ऊपर कर देते हैं। जी। अगले लेवल में वो मुश्किल से आगे जाता है, बड़ी मुश्किल से वो टॉपर बन ही नहीं पाता, एक्सीलेंट परफॉर्म कर ही नहीं पाता। तो हमें एक तो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसमें टीचिंग के अंदर जितने भी टीचर अभी रिसेंटली, बिल्कुल मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं इसमें ये चीज ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि अभी रिसेंटली मैं डे बिफोर यस्टरडे मैं सोशल मीडिया सर्च करी थी, उसमें मैंने एक पड़ोसी मुल्क का एक क्लिप देखा, एक इंडिया का एक क्लिप था जहां पर एक स्टूडेंट था जिसने वहां पर एमबीबीएस की सीट हासिल करने के लिए, मतलब उसका नॉर्मल नंबर्स पे तो नहीं हुआ, लेकिन एमबीबीएस की सीट हासिल करने के लिए उससे जो वो कोटा होता है, दूसरा कोटा होता है जो माजूरी वाला कोटा होता है, उसके ऊपर उसने अप्लाई करने के लिए खुद अपने आप को हार्म किया और अपनी जो लेग है वो तक कट कर ली। मतलब इतना ज्यादा उसको जुनून था, इतना ज्यादा उसको ये प्रॉब्लम था कि बस किसी भी तरीके से वो डॉक्टर बन जाए। तो इस सिलसिले में ना दोनों चीजें पेरेंट्स को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है कि किसी चीज का जुनून किसी हद तक बाहर भी ना हो जाए और किसी चीज का इतनी लापरवाही भी ना हो जाए कि स्टूडेंट बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए। इसमें ना स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल है उसको बैलेंस करना जरूरी है, लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके ऊपर नजर रखना जरूरी है। अगर कोई चीज आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को बकअप करें और बताएं कि आपने एक हद तक एक चीज के लिए मेहनत की, अगर वो चीज अचीव नहीं हुई इट्स ओके, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। ये दोनों चीजें ना तालीमी जिंदगी में बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है कि पढ़ने की आदत डालना कि वो उनकी जो हैबिट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि अगर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं या बड़े बड़े जो आपके जो हमारे टीचर्स थे वो ये पूछते थे कि आप दिन में कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं, आपका जो टाइमिंग है, आपके स्टडी टाइमिंग्स कितने हैं। अगर आप 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं तो ठीक है, आप बी से ए ग्रेड में आ जाएंगे, लेकिन आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, मैं बात कर रही हूँ मैट्रिक और इंटर लेवल की, तो इससे ज्यादा जो प्रोफेशनल लेवल होता है ना उसमें तो डिमांड बहुत हाई होती है। तो हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत है कि किसी चीज का जुनून हद से बढ़ भी ना जाए और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। मैनेजमेंट टीचर भी करते हैं और ये मैनेजमेंट जो है वो पेरेंट्स की भी होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बात यह है कि जो तालिब इल्म का शौक और ज़ौक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर इतना भी ना हो कि अगर उसमें नाकामी हो जाए तो वो दिल पे ले ले और फिर उसके बाद छोड़ दे, ये भी गलत बात है। उसके पास हमेशा वही अल्लाह पे छोड़ने वाली जो बात कही आपने बिल्कुल सही फरमाया। मगर शौक और ज़ौक पैदा करना, इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इससे पहले एक और चीज है, पेरेंटिंग के अंदर बच्चे को जबरदस्ती किसी फील्ड में ना लेकर जाइए या उसके लिए तैयार मत कीजिए। एक बच्चा वो मेडिकल में जाना नहीं चाहता,
हाँ। आप चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, सही। ये भी टोटली रॉन्ग है। बच्चे को यू शुड नो योर चाइल्ड। हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को, हर टीचर को भी अपने स्टूडेंट को समझना होगा, और पेरेंट्स को तो लाजमी समझना होगा। एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको शौक किसी और फील्ड का है, हम जबरदस्ती पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो जो इस तरह के बड़े तरीके हैं कि बच्चे को जानिए, पहचानिए। छुपे हुए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, गूगल पे लिख लें, मल्टीपल इंटेलिजेंस, समझ में आ जाएगा। 8 किस्म की इंटेलिजेंस उसमें बताई गई है। हाँ। अपने बच्चे को एक्सप्लोर करें, समझें, जो उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, वो प्रोफेशनल पाथ एडॉप्ट करना ज्यादा जरूरी है। हाँ। फिर देखिए कि बच्चे के अंदर दिलचस्पी कैसा पैदा होती है। तो इस तरह की बहुत सी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वालिदैन को चाहिए, ताकि वो हायर एजुकेशन की तरफ बड़े स्पीडी तरीके से जाए, अच्छा जाए। दूसरा ये कि नॉर्मली सेशन छोटे होने चाहिए, 30-40 मिनट का सेशन होना चाहिए। इससे ज्यादा फिर मसाइल हो जाते हैं, मगर वो उसको प्लस प्लस करे। एक फार्मूला है, उसको कहते हैं टाइम मल्टीप्लाई विद टाइम्स इज इक्वल टू रिजल्ट। टाइम यानी एक 30 या 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट टीचर ने टीच किया, घर गया जाके उसको रिपीट करेगा। कुछ ज़हीन बच्चे होते हैं, वो क्लासरूम में ही समझ जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनको 2 या 3 टाइम्स यानी उतने पीरियड्स और उसको टॉपिक को देने पड़ेंगे, तब जाके उसको अंडरस्टैंड करेगा। कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, उसको 5, 6, 7 टाइम देना पड़ेगा और रिपीट भी करना, रिविजन्स भी करना पड़ेगा। तो ये बताने का मकसद ये था कि टाइम वाकई रिक्वायर्ड होता है, बट उसमें गैप्स भी होना जरूरी है, ताकि मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश भी होना चाहिए, फूड भी खाना चाहिए। बस बच्चों के अंदर शौक पैदा कीजिए, बच्चों के लिए वो पाथ एडॉप्ट कीजिए, वो प्रोफेशन को फॉलो कीजिए जिस प्रोफेशन में अल्लाह ताला ने उसको बना के भेजा है। और जो उससे काम लेना है अल्लाह ने, उसके लिए बहुत जानते ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम बच्चे माशाल्लाह निकलते हैं जब उनको फ्री हैंड दिया जाता है। तो आइए हम अपने नेशन को ग्रो करें, और पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम सिर्फ उसको ग्रूम करने में हमसे कमी कोताही हो जाती है। टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए। अच्छा अख्तर साहब, ये जो इंग्लिश का एक कॉम्प्लेक्स सबके जहनों में है कि पेरेंट्स ये समझते हैं या घर वाले ये समझते हैं, कुछ टीचर्स भी जो है वो बड़ा जोर डालते हैं कि जी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराएं, बिल्कुल कराएं, लेकिन क्या तालीम का मयार सिर्फ इंग्लिश है? अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप हर चीज के एक्सपर्ट हो जाएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो दुनिया में इतना कुछ है, उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जिससे आप इंटरनेशनली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे की ग्रूमिंग या स्टूडेंट की ग्रूमिंग कैसे होगी जब उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसका जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज उसमें क्या है, उसका जो सब्जेक्ट है उर्दू उसमें क्या है, उसके सब्जेक्ट में कम से कम अगर उसका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी उसको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, उसको ये पता तो होना चाहिए। लेकिन आजकल पेरेंट्स पूरा फोकस इस बात पे करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में हमने करा दिया है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश बोलना आ जाएगी, लेकिन क्या वो जो इंग्लिश रोजाना बोली जाती है स्कूल के अंदर, घर आके या बाहर या स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वो काफी है प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने के लिए? जी अख्तर साहब। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे अंदाज से बात करूंगा। देखिए, बात ये है कि जो प्राइमरी ईयर एजुकेशन होती है ना, अब उसके अंदर हमें उस मीडियम के लिए तैयार करना जरूरी है। नॉर्मली मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है तो हमें उर्दू में चाहिए था, मगर 200 साल पीछे जाना पड़ेगा, ब्रिटिश एम्पायर आए, बहरहाल अब हमारी कामयाबी की निशानी सिर्फ इंग्लिश बच गई है। तो अब जाहिर इसी वजह से जो है कैमरे सिस्टम भी था यहाँ 50 साल पहले, तो ग्रेजुअली लोगों ने इंग्लिश में ही कामयाबी तस्वुर की कि भाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि जर्मनी ने, चाइना ने या जापान ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो रिसर्च, अगर कोई ऐसी रिसर्च थी वो उन्होंने ट्रांसलेट करके अपने स्टूडेंट को दी कि वो पाकिस्तान अपने मुल्क में ही सर्व करेंगे। तो बहरहाल अब तो ये है कि बुनियादी तालीम आज भी प्राइमरी तक उर्दू में होनी चाहिए, बट इंग्लिश को अब इग्नोर नहीं कर सकते, हमने एक्सेप्ट कर लिया, पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लिया। बात यह है कि शुरू में पहले 4-5 क्लास तक बच्चे के अंदर ये 4 पावर डेवलप करने, 5 पावर डेवलप करने चाहिए। 4 पावर्स में ये है कि पहले रीडिंग की, क्योंकि जब तक इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स नहीं होंगे, फिर नंबर 2 इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, नंबर 3 राइटिंग पावर नहीं होगा, नंबर 4 जो है स्पीकिंग पावर नहीं होगा। ये 4 पावर अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ये 2-3 पावर, तो ये 2 अल्टीमेट पावर हैं, यानी राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर। जब बच्चे के पास राइटिंग और स्पीकिंग पावर आ जाता है तो ये इसको अगर यूं खोले तो वी फॉर विक्ट्री बन जाता है। मेरा समझाने का तरीका बहुत आसान है। वी फॉर विक्ट्री मतलब बच्चे के पास इंग्लिश का राइटिंग
राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर आ जाता है तो वो किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में चला जाए वो कामयाब ही कामयाब है, क्योंकि विक्ट्री आ गई। आपको मैं समझाने का पेरेंट्स को भी समझा रहा हूँ आपके थ्रू। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंग्लिश मीडियम, उसके बाद आप साइंस 5 के बाद पढ़ाना शुरू कर दें, सोशल स्टडी, बाकी तमाम अलूम, मैथ्स तो बेसिक स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। तो अब बच्चा जिंदगी में हर प्रोफेशन में कामयाब होगा, क्योंकि हमारे पास बुक्स वो है, इंग्लिश में है, सब कुछ इंग्लिश में है। तो दैट इज बेसिक नीड। अब मजबूरी बन गई है कि इंग्लिश के बगैर कामयाबी नहीं है। सही। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इंग्लिश बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए है, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें, अब तो ओवरऑल सारी चीजें इंग्लिश में होती है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश सीखना और बाकी चीजों को छोड़ देना, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए जो है ना वो थ्रेटनिंग है, क्योंकि आप एलिमेंट्री स्कूल, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। एलिमेंट्री स्कूल में फिर साइंस शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर साइंस में कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, टीचर एक्सप्लेन इंग्लिश में कर रहा है, या फिर किसी अंग्रेज के साथ बैठ के किसी इंग्लिश साइंस पे ऊपर डिस्कस कर रहा है, तो क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है, तो ही और शी कैन स्पीक, ही कैन अंडरस्टैंड। अगर हमें इंग्लिश ही नहीं आती और हमें साइंस में एक सवाल है और उसमें हम सोच ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते ओन वर्डिंग में, तो हम क्या रटा लगाएंगे? रटा लगा के लिखेंगे तो फिर क्या फायदा? वो फिर बात तो ये ना कि अगर आप रट्टा लगा के जो भी आप काम कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली पकड़ी जाती है। जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, उसकी राइटिंग और उसका जो एक ओवरऑल उसका लुक जो होता है ना, ऑरा जो होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये तो मैं समझता हूँ, मेरी इतनी ज़ाहिर जिंदगी हो गई एजुकेशनिस्ट हूँ, तो ये 4 पावर बड़े इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर। अब हम क्या करें, लैंग्वेज कोई भी हो, ये 4 पावर्स उसके होते हैं। कौमी जबान का स्पीकिंग पावर भी है, राइटिंग भी है, सब कुछ है, क्योंकि वो बेसिक से चल पड़ता है, लिसनिंग भी मिल रही है, सब कुछ। बट हमारी इंग्लिश इंपॉर्टेंट जरूर है, बट उसके बाद जब समझने आ जाए और रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग करने आ जाए, फिर राइटिंग करने आ जाए और फिर स्पीकिंग करने आ जाए, तो आप प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, इंग्लिश सीखना बड़ा जरूरी है और अपनी लैंग्वेज पर आप जरूर कंसंट्रेट करें, जरूर इसको सीखें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखें। बाकी सब्जेक्ट्स पर भी इतनी ही तवज्जो दें, वरना इसकी मिसाल उसी तरह से है कि जब आप ऐसे जो है रट्टाफिकेशन करके या कहीं से देख के लिख लेते तो टीचर को पता चल जाता था ना कि ये आपने कहीं से देख के लिखा है, लेकिन वही ऐसे अगर आप अपने अल्फाजों में लिखेंगे तो उसका इंपैक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। बहुत शुक्रिया अख्तर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल हमने डिस्कशन की ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि क्या चीजें स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। सानिया गुल प्लाजा में इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे करस्पॉन्डेंट उसामा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं, उसामा बताइए इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? सपा बिल्कुल, देखें मैं फ्रंट साइड पे जो है वो गुल प्लाजा की मौजूद हूँ और आज 11वां तकरीबन रोज है और रिकवरी और जो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला था वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है वो इमारत को हिफाजती हिसार के तहत ग्रीन शेड लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है। कोई भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इमारत मखदूश करार दे दी गई है और किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि गिर भी सकती है, तो इसीलिए जो है वो किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को या आम अफराद को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो टेक्निकल टीमें हैं या जो तफ्तीशी हुकाम है वो इमारत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अलबत्ता इसमें तकरीबन 73 अफराद जो है वो अब तक जिनकी बाकियात और लाशें वगैरह जो निकाली जा चुकी हैं, जबकि 79 अफराद ऐसे थे जिनकी जो है वो लापता मिसिंग अफराद की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई थी। 73 जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनमें से 23 अफराद की जो है वो अब तक शनाख्त हो सकी है, जिसमें से 17 अफराद की जो है वो DNA के जरिए शनाख्त हुई है, जबकि जो 6 अफराद की शनाख्त हुई है वो फेशियल रिकग्निशन के जरिए की गई है। अब भी जो है वो कुछ अफराद मजीद भी लोग राब्ता कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ से आपसे कुछ देर कबल ही जो है वो हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि मजीद जो 2 फैमिलीज हैं वो गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब से राब्ता किया गया है। वो KPK में रिहाइश पजीर थे और यहाँ आकर जो है वो अपना काम करते थे। अब उनका जो है वो मुकम्मल डेटा वगैरह चेक किया जाएगा, उनकी आखिरी जो लोकेशन है वो चेक की जाएगी। अगर वो गुल प्लाजा वगैरह की आती है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, तो उनको जो है वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा और मजीद भी जो है वो उनको एक बार फिर चेक कर लिया जाएगा। इस वक्त ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। जो वर्षा है तकरीबन जो उसमें से जिनकी 23 अफराद की शनाख्त भी हो गई है, 30 अफराद का जो है वो मजमूई तौर पर एक डेटा भी भेजा गया था सिंध गवर्नमेंट को। उनमें से जो 20 अफराद हैं आज उनको जो है वो इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे।
सही, इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे। अच्छा उसामा, अब इस वाकये के हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और यही कहा जा रहा है कि ये जो एक गिफ्ट शॉप थी वहां पर ये आग लगी थी, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमें बताइएगा कि तब से लेकर अब तक शॉर्टली क्या कुछ होता रहा और अब जो सिचुएशन है वो क्या है, और जो जिन लोगों की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए सबा, ये 17 जनवरी थी, तकरीबन रात बज के 17 मिनट या 15 मिनट के अराउंड का वक्त था। उस दौरान जो है वो आग लगी। एफआईआर में जो टाइम लिखा गया है वो 10:15 का टाइम लिखा गया है और उस दौरान ये एक गिफ्ट आर्टिफिशियल जो फ्लावर की शॉप थी ग्राउंड फ्लोर पे, वहां ये आग लगने का वाकया पेश आया और फिर उसके बाद जो है वो उसने फैलते फैलते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 1200 के करीब दुकानें बताई जाती हैं कि यहाँ पर मौजूद थी, वो जलकर खाकिस्तार हो गई हैं। 73 अफराद थे वो इसमें लुकमा अजल बन गए और उनकी बाकियात जो निकाली गई हैं वो सिर्फ 6 अफराद की जो है वो मुकम्मल डेड बॉडीज निकाली गई हैं, बाकी कुछ अफराद की जो है सिर्फ हड्डियां निकाली गई हैं और बहुत जो है अलमनाक सानहा था। वाकये का जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो हफ्ते के रोज थाना नबी बख्श में दर्ज किया गया था, जिसमें 322 की दफा शामिल की गई है, 357 और दीगर जो दफात शामिल की गई हैं, जिसमें जो है वो कत्ल बिल सबब गफलत और लापरवाही और जो दीगर दफात हैं या इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट वो शामिल किया गया है। जब पुलिस हुकाम का बताना है कि वो जब यहाँ पर उस रात पहुंचे तो इमारत के दरवाजे वगैरह बंद थे और आग जो है वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफी डिले हुआ और तकरीबन ये 48 घंटे का वक्त इसको जो है वो आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में लगा और उसके बाद भी जो है वो वक्तन फवक्तन आग लगने का जो सिलसिला था वो उस दौरान भी जारी था। अब जो है वो एक तहकीकाती कमेटी भी गुज़िश्ता रोज डीआईजी साउथ की जानिब से कायम की गई है, जिसमें 5 रुकनी जो है वो तहकीकाती कमेटी है, जिसका सरबरा जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी को बनाया गया है, जिसमें एसएचओ जो नबी बख्श हैं वो भी शामिल हैं और एसआईओ भी शामिल हैं और एक दो और जो अरकान हैं एसडीपीओ नबी बख्श भी शामिल हैं। ये 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी है। मुकदमा भी नबी बख्श थाने में दर्ज हुआ है और वो एसएचओ नबी बख्श जो है नवाज अली जरदारी उनकी मुद्दत में सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। हफ्ते के रोज जो है वो एफआईआर को सील कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज जो है वो एफआईआर सामने आई है, लेकिन उसमें अभी कुछ किसी का जो है वो नॉमिनेटेड नाम लेकर जो है वो नामजद नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जो है वो तहकीकात चल रही है। गफलत और लापरवाही की दफात भी शामिल की गई हैं, कत्ल बिल सबब की दफात भी शामिल की गई हैं। इस वक्त जो है वो वक्तन फवक्तन जो लोग हैं वो प्यारे जो है वो आने का उनका सिलसिला जारी है। आपने सवाल किया था कि जो शनाख्त का अमल है, तकरीबन 23 अफराद की जो शनाख्त हुई है वो भी बड़ी मुश्किल से हुई है और इस वक्त भी तकरीबन 46 से 48 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त जो है वो बहुत मुश्किल है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक उनकी शनाख्त जो है वो डीएनए के जरिए भी सैंपल नहीं लिया जा रहा है। गुज़िश्ता शाम जो है वो एक ऐसा जो ये तमाम बाकियात थी उसमें से एक जो है वो डीएनए सैंपल मिला है, लेकिन वो भी ऐसा है कि वो जो तमाम 55 अफराद ने इसके जो लवाहिकीन थे उनकी जानिब से डीएनए सैंपल अपने जमा करवाए गए थे, लेकिन एक सैंपल मिला है तो वो अभी तक ऐसा सैंपल है जिसका कोई जो है उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है, यानी वो जो तमाम पुलिस के पास सैंपल हैं उसमें से किसी का मैच नहीं कर रहा है। तो वो इस बात की निशानदही करता है कि इसमें कुछ अफराद ऐसे भी जिंदगी की बाजी हार गए, लुकमा अजल बन गए, जिनके प्यारों को अब तक जो है वो उनका इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर सिटी से आए हुए थे, कोई केपीके से, पंजाब साइड से या बलूचिस्तान साइड से आए हुए थे। उनको जो है वो गुज़िश्ता रोज भी एक फैमिली आई है और उसका दावा है कि वो लाहौर से, पेशावर से यहाँ पर आए हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उसामा, हमें तफसीलन बता रहे थे। और अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि शनाख्त करने का अमल जो है वो जारी है और लगभग 73 अफराद जो हैं वो इसमें साने में जाँ बाग हुए हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और सबको आफतों से बचाए। और बात वही है कि हमारे कराची शहर की जो रौनकें हैं वो जब भी वापस आती हैं तो कोई ना कोई इस तरह का सानिया होता है और इसको क्या कह लेंगे, कराची वाले शॉपिंग भी करने कहीं नहीं जा सकते हैं, हादसात पे हादसात, अलमे पे अलमे और तहकीकात पे तहकीकात, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, मुकदमे पे मुकदमे दर्ज। बस जो भी हो, अब अवाम की फलाह बहबूद के लिए और इस पे जो तहकीकाती कमेटी बैठी है वो आई होप सो कि जो भी अब फाइंडिंग्स करेगी वो फाइंडिंग्स जो है एक्यूरेट हो और कम से कम लोगों की दिल आजारी हो सके। चलिए जी, शो में वक्त हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अचानक बैठे बैठे खवातीन का मूड ऑफ हो जाता है, बैठे बैठे उनको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बैठे बैठे उनको लगता है कि उनकी जो खुशी है वो गम में बदल गई है और उनकी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा मायूसी है, करने को कुछ नहीं है, लाइफ डल है, वर्थलेस है। ऐसा सब कुछ क्यों होता है, ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं? क्योंकि ये सब कुछ होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जब आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं होते, आपकी सेहत ठीक नहीं होती, तो बहुत सारी खवातीन क्या नॉर्मली हर खातून को ही ये प्रॉब्लम होती है और उसके जो हार्मोन्स का इशू है उसके मूड स्विंग्स की वजह बन जाता है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, इसके अलावा जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्यों डिस्टर्ब होती है, इस पर बात करने के लिए हमें सुकैना मैम ने ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही हैं आज आप।
थैंक यू। आज शायद टाइम पे सो गई थी रात हाँ में। चलिए जी, ये भी एक अच्छा मैसेज है कि टाइम पे सो जाए तो सुबह सुबह उठ के ना इंसान फिर प्यारा प्यारा लग रहा होता है ना। हाँ बिल्कुल, नींद लेना बड़ा जरूरी है। सही, 8 hours ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, दैट्स रियली कूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताएं कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है खवातीन में क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, और इसकी वजह से न सिर्फ मूड स्विंग्स बल्कि आपकी जो सेहत है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। देखिए, ये स्टार्ट होता है आपके यंग एज से, जब भी से आपके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल अच्छे से दे दूं जी। और सिंपल लैंग्वेज में दूंगी, बहुत मेडिकल हाई ग्रेड नहीं बताएंगे क्योंकि आधे लोगों को समझ ही नहीं आता। बेसिकली क्या होता है कि ये मोस्टली मीडियम क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली में ज्यादा मसला होता है, क्योंकि उनके घर के हालात अच्छे नहीं होते, उनको भी पूरा करना होता है सब चीज पे, तो वो टेंशन में उधर से ही रह रही होती है। फिर ऊपर से इनको लिकोरिया जो एक सफेद पानी जिसका प्रॉब्लम होता है वो बहुत यंग एज से होता है, क्योंकि वो हर वक्त काम करती रहती हैं और यंगस्टर में ये ज्यादा होने लगा है। इस वक्त मेरे पास 90% जो पेशेंट है वो इसी के हैं, क्योंकि एलोपैथिक पे अगर हम बेचते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया जाता है, जो 2-3 महीने या 2-3 हफ्ते जो है ना सेटल रहता है, फिर मसला हो जाता है। बेसिकली इसकी रीजन ये कि आपकी बॉडी का इंसुलिन, यानी ऐसे तो बहुत सारे रीजन है लेकिन इसमें मेजर रीजन एक खून की कमी है और दूसरा उसका बॉडी का इंसुलिन इनबैलेंस हो जाता है। एक बहुत बड़ा हार्मोन है ये इंसुलिन, और जिसकी वजह से आपके पीरियड साइकिल 21 डेज पे जाती है। 5-6 दिन आगे पीछे हो जाते तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये है कि उसका ख्याल करना है कि कहीं बहुत प्रोलॉन्ग ना हो जाए और मंथ पूरा स्केप ना हो जाए। तो वो जब स्केप होने लगता है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी में काउंट होता है, यानी उनके अंडे बनना ही कम होते जा रहे हैं या आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जा रहे हैं, अंडे बनते ही नहीं है। तो ये होता है कि 13 या 14 ज्यादा हो जाता है। 13 तक अगर आपकी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते तो उधर आपने देखना है कि क्या कहीं खून की कमी तो नहीं है, कहीं इनके हार्मोन्स, फिर हम इतने बहुत सारे हार्मोन्स लेते हैं तो आजकल वैसे ही इतनी महंगाई है और इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। सिंपल से 3 टेस्ट होते हैं, ब्लड CP, ESR, यूरिन DR और एक होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। सोनोलॉजिस्ट जो है कराची के, जो मैं सोफर कराची और ऑल ओवर पाकिस्तान डील करती हूँ, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड व्हाट्सएप पे मंगा लेती हूँ, तो उससे होता ये है कि वो सही से लिखते नहीं है। तो ऐसे ऑथेंटिक जगह पे जाना चाहिए जहाँ से उनको अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली मिले, जिसकी वजह से हम उसको मेडिसिन देंगे। अब देखिए कि शुगर आपको बैलेंस, आपके बहुत बार HbA1c क्लियर आता है, यानी आप नॉर्मल रेंज में, लेकिन इंसुलिन जो बॉडी में है ना वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता, या तो उसको जो है ना आपको मिनिमम उसको सेट करना होगा। अगर आपका मोटापा है उसके साथ साथ तो उसको भी आपको डिसॉल्व करना होगा, क्योंकि मोटापा सेकंड रीजन है, थायराइड थर्ड रीजन है, खून की कमी फर्स्ट रीजन पर आता है। ये सब इंडिकेट्स करता है। अगर आपको इसको टाइम पर आपने इसको ठीक नहीं किया, अपने लिकोरिया को ठीक नहीं किया, अपने ब्लड को नहीं बनाया, तो ब्लड के लिए तो एक कॉमन सी चीज है कि चुकंदर, गाजर और एप्पल, और हफ्ते में 2 दफा उनको पपीते का उसके अंदर वो डालना है, क्योंकि हमें जो है ना प्लेटिलेट काउंट बहुत हाई नहीं ले जाना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लेटिलेट काउंट्स भी काउंट होते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो हफ्ते में 2 दिन जो है ना उनको पपीते का पत्ता डालना है, और ये कंफर्म है कि ये प्लेटलेट्स ऊपर खींच के आता है। डायबिटीज अभी थे तो हमने सबको यही किया, कैंसर पेशेंट को भी ये प्लेटलेट्स काफी डाउन हो जाते हैं, तो ये सब कुछ काउंट होता है। ठीक है, तो ये घर में आम सा नुस्खा है, चुकंदर, गाजर, एप्पल, अभी इस वक्त अनार भी आया हुआ है तो उसका जूस पिए, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक इंडिकेशन ये कि चेहरे पे बाल भी बहुत होने लगते हैं हार्मोन्स की खराबी की वजह से। तो ये हार्मोन्स पे हम जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो बगैर कोई टेस्ट लिए आपको जो है ना सीधा वो 21 दिन की गोली पे चढ़ा देते कि बर्थ कंट्रोल की गोलियां खाए। अब एक कुंवारी लड़की है और वो बर्थ कंट्रोल की गोलियां खाएगी तो नेचुरली उसके हार्मोन्स तो खराब होंगे, क्योंकि वो एक साइकिल होती है जो इंसान के साथ चलती है और उसको सब लोगों को पता है। तो वो इन किस्म के जो डॉक्टरों के पास, नीम हकीम खतराए जाने वाले डॉक्टर्स के पास ना जाए। हर्बल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, हर्बल है, होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक का ये होता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पोटेंसीज डाली जाती है, वो भी देना होता है अगर लॉन्ग टाइम उसका पॉलीसिस्टिक यानी उनके पीरियड स्किप वो करा रहे। अब मूड स्विंग ये होता है कि मेरे को पीरियड आ रहे हैं और मुझे इस महीने नहीं आए तो मुझे गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि वो हीट है बॉडी की जो आउट होती है।
और वो आपको साइकिल के जरिए आपको चलाती है। अब हीट ही आपकी बॉडी की बैलेंस नहीं हो रही तो गुस्सा कहाँ निकलेगा, अपने आप को चिड़चिड़ा कर देगी, अगर दुखी होगी नहीं तो दूसरों को चिड़चिड़ा कर देगी, डिपेंड कि वो किस माहौल में बड़ी हो रही है। तो ये सब कुछ देखना होता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। ये बात वही है ना कि ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं ये हेल्दी लाइफ का पार्ट है और इसको हेल्दी तौर पर एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। चलिए जी शोभे, अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खवातीन के दीगर मसाइल, हार्मोन्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस से उनको मूड स्विंग्स के अलावा और क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जब बात करते हैं कि आपकी साइकिल जब डिस्टर्ब होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशनल टाइम, आपका वो टाइम जो होता है वो एक इस तरह का टाइम होता है कि उसमें बहुत सारी माएँ, खवातीन, बेटियां, बहनें बहुत परेशान होती हैं कि अब क्या करना चाहिए। सुकैना मैम हमारे साथ हैं। सुकैना मैम, इसके लिए फौरी तौर पर क्या हल करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि वो अपने तौर पर भी कोई और प्रॉब्लम हो, इस वजह से ना हो रहा हो, या फिर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं, 1-2 महीना स्केप होता है तो इतना टेंशन नहीं करते। जैसे ठंडी आती है तो पीरियड मोस्टली कम आते हैं या आते ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो इसके टेंशन नहीं है। लेकिन अगर देखें मंथ टू मंथ जा रहा है तो यू शुड रन टू द डॉक्टर्स। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने जब वर्ल्ड एशियन अवार्ड लिया था तो मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ मुझे सिस्ट और फाइब्रॉइड को वो अवार्ड दिया गया था क्योंकि उसका इलाज अभी तक फाउंड नहीं किया गया था। लेकिन हर्बल और होम्योपैथिक जो है मेडिसिन उस पर बहुत इजी और उसके साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कोई हम हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। तो 2 चीजें तो मैं ले आई हूँ, अभी 2 फॉर्मूले हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर नेचुरली उनको कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या हर्बल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और जो यानी ऑथेंटिक हो। आजकल तो मैंने नोट किया है कि जो डॉक्टर्स नहीं है हर्बल और होम्योपैथिक पे भी डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, बाकायदा इनकी कॉलेजेस होती है। तो उसको अगर वो अनाड़ी के पास जाते तो वो अपने वो इधर उधर से फॉर्मूले देख के देते नहीं, उसकी पोटेंसीज देखी जाती है हर्बल होम्योपैथिक पे। और हर्बल पे भी कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती है जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स होती है। एक सही। दूसरा अभी ये है कि मूड स्विंग क्यों है, मूड स्विंग की बेहिसाब वजह है। और ये लिकोरिया जो बेसिक है, जो पहला रीजन है वो एक्सेस लिकोरिया, सफेद पानी बहुत गिरना, तो उसकी वजह ये कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो भी फॉर्म नहीं होती है, उधर से ही डिप्रेशन होता है कि मैं तो खूबसूरत लगती नहीं हूँ। जाहिर है औरतों के साथ भी यही होता है, लड़कियों के साथ भी यही होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, पाँव के काफ में बहुत ज्यादा दर्द रहना, पाँव में जलन रहना, ये सब उसके इंडिकेशंस होते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो यू बेटर चेक योर 3 थिंग्स, ब्लड CPSR, यूरिन DR और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अब उसको सेट करना होगा अगर बहुत इन चीजों से मसला हल नहीं होता। और मोस्टली मैंने कितनी गरीब लड़कियां हैं जिनको औलाद नहीं हो रही थी, तो ये जैसे ये शुगर का फॉर्मूला दिया और वजन कम करने का फॉर्मूला दिया, उनको दे दिया, ये मैं बेच देती हूँ कि बेटा ये बना लो तुम्हारे गांव में। शहर में तो ज़ाहिर मेरा ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोडक्ट जाता था और अभी मैं बहुत बिजी हो गई हूँ तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ अपनी लाइफ को। तो मैं एक शुगर का पहला फॉर्मूला दे रही हूँ, पहले मैं मोटापा का दे रही हूँ क्योंकि मोटापा जो है वो पहला रीजन है आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज को वो करने के लिए। हाँ। और इधर बहुत अच्छी सी लाइट है और मुझे ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हाई उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपने बड़ी हर है, छोटी हर है, ठीक है, इसमें सौंफ है, इसमें सफेद जीरा है, काली जीरी है, सना फकी है इसके अंदर, और गुलाब जल है इसके अंदर, और मिकाना नूर है। ये सब आप जो है ना 100 ग्राम्स ले लेंगी। और अगर अभी ऑनलाइन मिल रहा है फ्यूकस, अगर इसमें ऐड करते हैं तो वेट बहुत फास्ट उतरता है। इसी के साथ आपने ये खाना खाने के बाद लेना है और ये जो में है वो खाना खाने से पहले लेना है। दोनों को अलग अलग बनाएंगे क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग है। अब इधर ये मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में दे चुकी हूँ और इसमें है जामन है, इसमें करेला है, नीम की पत्तियां है, चुराइन है, अंदर जो तुल्फ है, गरमा है, नीम की लिंगोरियां है, मेथी दाना है, खरबत का काजा और काली जीरी है। ये सब जो है ना, और इसके साथ आपको अगर जिनसिंग मिल जाती है तो जिनसिंग भी अभी ऑनलाइन अवेलेबल मैंने बहुत जगह देख लिया है और अच्छा जिनसिंग आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और पाकिस्तान वाली लाइनें हैं तो जल्दी भी मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये एक दफा बनाना है और दोनों को फ्रिज में रखना है। या तो फिर
कड़ी धूप में रखना है, इसमें फौरन कीड़े लगते हैं। तो जो शुगर वाली जो फॉर्मूला बताया वो खाना खाने से पहले आधी चम्मच लेनी, दिन में 2 दफा, और अगर शुगर आ भी गई है तो 3 दफा लेना होगा। और इसी तरह वो फकी लेनी होगी, इससे थोड़ा वॉशरूम आएगा फर्स्ट वीक में, बाकी फिर बैलेंस। और ये कितने दिन तक करना है, मोटापा कम करने का फॉर्मूला? जैसे जब तक आपको मोटापा कम रखना है। लेकिन ये सब कॉमन चीजें आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, कि इसकी टेंडेंसी होती है ना मोटापे की, वो थ्रू आउट उनको यूज करना होता है। फिर भी मैक्सिमम कितने दिन तक ये कर सकते हैं? नहीं, ये 4-6 महीने 8 महीने ये इलाज होता है। और वैसे भी जब हम भी इलाज लेंगे या एलोपैथिक भी इलाज लेगा तो 1-1.25 लग जाता है उसको ठीक करने। अच्छा, ये बताएं कि लोगों की जो मंथली, खवातीन की जो मंथली साइकिल होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है तो कैसे पता चलेगा कि वो अलार्मिंग साइन है? उनको किस तरह पता चले कि भाई इट्स हाई टाइम टू गो एंड चेक टू द डॉक्टर? जैसे मुझे पिछले महीने 5 तारीख को पीरियड आया, ठीक है, अब अगले महीने मुझे जो है ना 10 को आया, फिर इसके बाद 15 को आया, तो ये जो टाइम बढ़ता जा रहा है तो एक इंडिकेशन है कि इतना टाइम क्यों बढ़ रहा है। 9 डेज आगे पीछे हो तो नॉर्मल है, लेकिन 9 डेज से अबव कहीं होने लगता है तो समझे कि आपको थोड़ा डॉक्टर देखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे या फिर ये फकी ले लें जो मैंने बताई है। यूजुअली इसी फकी से लोगों को बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनको नहीं हो रहे होते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, अब जाहिर सी बात है ये इम्पैक्ट करता है किसी भी खातून की जिंदगी में, उसको मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी सेहत खराब होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। इसको जज करने का तरीका क्या है कि किसी खातून को हार्मोनल इम्बैलेंस फील हो रहा है, यानी उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? उसको इनिशियली क्या फील होना शुरू हो जाता है, मतलब लाइक उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, उसके दीगर और उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहले तो मूड स्विंग होगा, छोटी छोटी बात पे यहाँ रोना आना या गुस्सा आना, पहला मूड स्विंग यही है। सही है। सेकंड, आपके जो है ना चेहरे पे थोड़े थोड़े से बाल कड़क कड़क होने लग जाएंगे, यानी दाढ़ी जैसे बाल। अच्छा। तो ये सेकंड इंडिकेशन है। ये थोड़ा सा हायर स्टेज पर आता है लेकिन इंडिकेशन है। सही। लोअर एब्डोमेन में पेन होना, काफ में पेन होना, पीरियड डिले हो कर आना, ये सब इंडिकेशन है इसके। सही, ये इसके मोटापा सबसे बड़ा इंडिकेशन। मोटापा सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अच्छा, मोटापा दूर करने के लिए, वजन कम करने के लिए, अभी ये जो आपने फॉर्मूला बताया, ये वो नॉर्मल खवातीन भी यूज कर सकती हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, और बल्कि एज ए मैटर फिर दोनों चीजों को यूज कर सकती है। देखो, मोटापे की बहुत सारे रीजन है। थायराइड भी बढ़ गया है, आपका इनबैलेंस फूड है, आप बहुत पराठे वराठे खा रही हैं, बाहर का जंक बहुत ज्यादा खा रही हैं, तो इससे भी होता है। वो सबको मिनिमाइज करना है। थोड़ा सा वर्कआउट भी करें, जैसे थोड़ा चहलकदमी कर लें, आधा पौना घंटा घर में भी कर लें अगर घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरी मम्मी तो अपने घर में इधर उधर होती थी और हम सब लाइन से उनके पीछे, छोटे छोटे थे तो पीछे आगे भागते थे मम्मी के पीछे कि मम्मा भाग रही, हम भी पीछे भागे। तो इस तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल के सारा कुछ करूं। और सबसे सस्ता और अच्छा पता है क्या है कि एक जिम बॉल आता है, जो कि एक बॉल होता है बड़ा सा, बस उस पर बैठ के आप 5 मिनट दरूद शरीफ या तेज म्यूजिक जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है तो उसके साथ आप कर लें। आपका दरूद शरीफ का कोटा भी पूरा हो जाता है। या फिर आपको मूड अच्छा करना है तो आप म्यूजिक पे भी कर सकती हैं, डिपेंड। इस पे खाली बाउंस करना है और नेट पे वो पूरा बॉल सिखा दिया जाता है, जो आप कर सकती हैं। हार्ड वाले नहीं, बेसिक वाले जो रूल्स है वो कर लें। बहुत बार जो यूट्रस अपनी जगह पे नहीं होती 90% लोगों को, तो वो बॉल की एक्सरसाइज से यूट्रस अपनी जगह पे भी आ जाती है। तो ये सब तरीके बहुत आसान और सिंपल है। अगर औलाद नहीं होती है तो इसमें जरूरी नहीं कि कोई औरत को मसला है, मेरे साइकिल सही है, मेरा सब कुछ प्रॉब्लम कोई नहीं है मेरा पीरियड साइड पे, तो फिर जेंट्स को चेक किया जाता है और वो मर्द औरत पे ही ब्लेम करता है कि तुम्हें औलाद नहीं हो रही है, लेकिन वो खुद को भी तो चेक करे कि हो सकता है उसके स्पर्म कमजोर हो या बढ़ ही नहीं रहे हो। अच्छा, ये बताएं हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है? क्या ग़िज़ाएं खानी चाहिए? क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए ताकि आप हेल्दी, एनर्जेटिक और आपका जो मूड है वो अच्छा रहे, ताकि आप एक्टिव रह सके पूरा दिन? देखिए, सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे खाना ही 12 बजे रात को खाया जाता है। जो कि मैं खुद भी थोड़ा सा उसी साइड पर हूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती 12 बजे से पहले, जो गलत है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो 7 बजे के बाद वो लोग खाली थोड़ा फ्रूट्स या दूध ले लेते हैं, लेकिन खाना आप 7 बजे से पहले खा लेते हैं। ये पहला हेल्दी स्टाइल का जो आपका है वो 7 o'clock के अंदर, यानी मगरिब के आसपास आपने खाना खत्म कर देना है। खाना खाते ही फौरन पलंग पे लेटना नहीं है,
थोड़ा सा वॉक कर लें, चाहे घर में 2-4 राउंड कर लें। तो मेरा यही होता है कि हमारा ड्राइवर बड़ा है तो थोड़ा निकल जाते हैं फौरन और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो खाना हजम हो जाएगा। और तेज ब्रिस्टल वॉक करना है, 3 मिनट तेज चलना है, 3 मिनट स्लो चलना है। सांस जब आपकी चढ़ती है तो फेफड़े आपके खून की सप्लाई को फौरन अच्छे से सर्कुलेट करते हैं। तो मोटापे का सबसे पहला रीजन है कि मैंने खाया और मैंने बिस्तर पे सो लिया, ये गलत है। तलन मिनिमाइज करनी है, जैसे कि अभी रमजान आ रहा है अगला महीना, तो रमजान में हम सोडा से अपना रोजा खोलते हैं। जैसे खजूर खा ली, पानी का ग्लास पीने की बजाय हम कोई ना कोई सोडा वाली चीज ले लेते, चाहे कोई भी हो। ब्लैक ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी आंतड़ियां बिल्कुल खुश्क है, खाली और गैस से भरी हुई है। राइट। उस पे आप मजीद सोडा डालेंगे तो बर्स्ट होगा, तो नेचुरली मोटापा पे ही जाएगा, फाड़ के तो बाहर ही निकलेगा पेट से। तो वो उन चीजों को सोडा हम लोगों के रमजानों में सस्ता भी बहुत हो जाता है, तो लोग बोलते हैं चलो हम ये बड़ी वाली बोतल ले आए, और टेबल पे वो ही लगा हुआ होता है, एडवर्टाइजर भी यही दिखाई जाती है, टेम्पटेशन बहुत दिखाया जाता है। लेकिन आप अपना टेम्पटेशन देखें कि मुझे सोडा से रोजा नहीं खोलना, मुझे सोडा के बगैर पानी से रोजा खोलना है, फ्रूट से रोजा खोलना है, और तलन वाली चीजों से रोजा नहीं खोलना। सही। या कोई भी, जैसे अगर मैं कुछ आवर्स के बाद खाना खाती हूँ तो कभी भी डायरेक्ट कोई भी तला पोर्शन डाइट्स जो होती है वो बेहतर होती है, आपको पोर्शन में डाइट्स लेनी चाहिए डेफिनेटली, और आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुकैना मैम हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ओवरऑल बताया कि लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, हार्मोनल इंबैलेंस का खवातीन पर क्या असर होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अपने आप को चेक कराते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें और लैब्स अपने जरूर करवाएं, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। चले जी, शो में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आमना हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे करेंगे हम ब्यूटी की बातें, उनसे करेंगे हम कि नए नए क्या ट्रीटमेंट्स आए हैं, आमना हमारे साथ में करेंगी शेयर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्या आप खूबसूरत बनना चाहते हैं? हम है ना, हम बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं और अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है और जदीद जो ट्रीटमेंट है वो आ गए हैं, एस्थेटिक्स के पास न जाने क्या कुछ है आप लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए। और ऐसी ही हमारी एक जबरदस्त एक्सपर्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आमना लग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग आमना। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसी हैं सब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम स्क्रीन के थ्रू बात करेंगे अपनी ऑडियंस से। हाँ जी बिल्कुल, आज हम जो है स्क्रीन के थ्रू बात करेंगे। वैसे हम स्क्रीन के थ्रू बात करते हैं, लेकिन आज जो है आप अपने घर में मौजूद हैं, मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ, तो व्हाट ए कॉम्बिनेशन। चलो जी, इस मॉर्निंग को और अच्छा बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई वो अपने आप को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सुपर सीरियम से, आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि खूबसूरती तो अंदर से होती है। Yes. ठीक है, पहले तो अंदर की खूबसूरती जो रेडिएट करती है, जो ग्लो लाती है, अंदर की हैप्पीनेस, उससे बड़ी खूबसूरती कोई नहीं है। बाकी अब हम बात करेंगे आईब्रो ट्रेंड्स पे जो 2026 में चल रहे हैं। सही। मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो आज से 10 साल पहले जाए तो बहुत डार्क और बहुत ही ज्यादा डिफाइंड आईब्रो चल रहे थे। हाँ। तो जैसे जैसे स्टाइल चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो इसी तरह आईब्रो की शेप्स और ट्रेंड्स भी साथ साथ चेंज होते हैं। सही। अब 3 हमारे पास आईब्रो ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर किसी को नेचुरल लुक में चाहिए, जब मैं नेचुरल लुक कहती हूँ तो वो एक चीज है नैनो ब्लेडिंग, जिसको माइक्रो ब्लेडिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली नैनो ब्लेडिंग में हमारे पास जो ब्लेड होता है जिससे हम काम कर रहे होते हैं वो फाइनर होता है। वो ज्यादा प्रिसाइज होता है, ज्यादा बारीक होता है, ज्यादा नेचुरल स्ट्रोक्स आती हैं। वो उन लोगों के लिए है कि जो अपने आईब्रो की शेप मेंटेन करें बट इन अ नेचुरल वे। राइट। और वहां पर हम बिल्कुल रेप्लिकेट कर देते हैं आपके आईब्रो के हेयर को जो डायरेक्शन में होता है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो डेली फिल करते हैं पाउडर से, जिनको एक हैवी लुक चाहिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जो ये अपने फेस पे, मतलब जैसे होता है ना, काफी लोगों को होता है कि बस पता ना चले कि हमने कुछ करवाया है, तो उन लोगों के नेचुरल बिल्कुल पता नहीं चले कि फेस पे कुछ काम हुआ है जनाब, ऐसा ना हो कि पता लग जाए। बिल्कुल उसके लिए मतलब वो कह सकते हैं कि हम पैदा ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो पैदाइशी खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो लो मेंटेनेंस और नेचुरल ब्यूटी में रख के
उसकी बाउंड्री में रह के अपने ऊपर फेस पे काम करवाना चाहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास पाउडर ब्राउज। पाउडर ब्राउज थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसीजर है। वो ऐसा प्रोसीजर है जब हम अपने आईब्रोज घर पे फिल करते हैं, पेंसिल से करते हैं या पाउडर से करते हैं, आई शेडो से करते हैं या फिर ब्राउ पाउडर से करते हैं, तो वो वाली लुक देता है कि आपकी बहुत सॉफ्ट पाउडर लुक होती है। जैसे अभी मैंने अपने आईब्रोज पाउडर से फिल किया हुआ है, तो मैं अगर क्लोज आउट स्क्रीन पे तो बड़े परफेक्ट से बने हुए हैं, कहीं हमें कोई गैप्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये मेरा यूजुअली एक मेकअप लुक होता है फॉर टीवी एंड ऑल, ताकि सब कुछ बड़ा डिफाइंड हो। सो पाउडर ब्राउज हम करते हैं यूजिंग अ मशीन, और इसमें हम रेप्लिकेट करते हैं जो आप लोग घर पे खुद ही फिलिंग करते हो। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी बड़ी बिजी लाइफ हो, जिनके पास टाइम नहीं होता, या वो मीडिया से रिलेटेड हो, या उनकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा हो, तो वो लोग इस ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। और पाउडर ब्राउ मैं एक लोगों को बताना चाहूंगी, एक तो आर्टिस्ट को देखिए कि आर्टिस्ट का काम कैसा है, उससे कंसल्टेशन करें और फिर करवाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी आईब्रोज भी मैं अपने करियर में देख चुकी हूँ, जहाँ लोगों के आईब्रोज ग्रे हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, इवन पिंक भी देखते हैं मैंने, तो मैंने सारे कलर देखे हैं, मैंने दुनिया में सब कुछ देखे। तो फिर यू हैव टू चूज योर आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर वर्क, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, तो लोग जाते हैं केक खरीदने फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो वो किसी बेकरी पे 6,000 का है, किसी बेकरी पे 1,000 रुपए का भी है, बट डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स में कोई ना कोई डिफरेंस होगा ना, क्वालिटी डिफरेंस होगा। तो क्योंकि अभी पाकिस्तान में सेमी परमानेंट मेकअप बहुत नया है, तो लोगों को बस यही होता है, अच्छा यार माइक्रो ब्लेडिंग भी है ना, मतलब इधर से 10,000 की हो रही है, उधर से 25 की हो रही है, यहाँ से इतने की XYZ अमाउंट की हो रही है, तो बस इट्स जस्ट माइक्रो ब्लेडिंग। बट नहीं, वो सिर्फ माइक्रो ब्लेडिंग नहीं है, वो आर्टिस्ट का काम है, आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको कैसे करना है, उसका फेस कट कैसा है, उसको कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है, तो अब क्या नेचुरल लगेगा ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल, तो जो एक नया आर्टिस्ट है वो आपके ही मुंह पे धरतियां कर देगा, और आपने जहाँ वो 10-20,000 स्पेंड किए, अब आप उसको करेक्ट करवाने के पास एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जो एक्सपर्ट पहले करेक्शन के चार्जेस लेगा, फिर उसको फिर से ठीक करने के भी, मतलब फिर से विजिट होगा, जाहिर सी बात है। हाँ तो वो प्रोसीजर के भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, और करेक्शन के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह जब हम कंजूसी करते हैं अपने लिए ऊपर, तो एक्चुअली हमारे पैसे ज्यादा लग जाते हैं। तो कुछ लोगों को आप देखें, आर्टिस्ट को ढूंढें, उनका इंस्टाग्राम देखें, ट्राई करें कि अगर उनके साथ कंसल्टेशन हो सकती है। काफी आर्टिस्ट फ्री कंसल्टेशन करते हैं, कुछ चार्ज भी करते हैं। तो आप जाके जहां मुतमईन हो वहां पर आप अपना बुक करें माइक्रो ब्लेडिंग, बिकॉज ये सेमी परमानेंट चीज है, ये आपके फेस पे रह जाती है। सही। और अच्छा आमना, इसका ये सेमी परमानेंट है ट्रीटमेंट, इसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक चलता है ये? अच्छा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है कि हर रीजन की डिफरेंट स्किन टाइप है, जैसे और स्किन टाइप भी, और उसके साथ एज क्या है। जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स जो 50 से 60 की रेंज में है, वैसे तो मैंने 84 इयर्स तक की माइक्रो ब्लेडिंग की हुई है। सीरियसली? तो हाँ, बड़ी क्यूट थी, दो आंटीज थी, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, सो दे गेम टुगेदर, दे वर गोइंग ऑन अ हॉलिडे, तो उन्होंने कहा उससे पहले हम जरा अपने आप को और स्पॉइल करें। So anyways, जब एज आ जाती है बीच में, so anybody who is between the bracket of 20 to 30, इस तरह देखें, तब हमारी सेल रीजेनरेशन स्किन में फास्ट होती है, तो जिसकी वजह से हमारा पिगमेंट पुश आउट हो जाता है, क्योंकि पिगमेंट सेमी परमानेंट मेकअप में जो एक ऑथेंटिक आर्टिस्ट होगा ना, वो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स यूज करेगा, मतलब कि प्लांट बेस्ड पिगमेंट्स यूज करेगा, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे, उसमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, जो यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो टैटू है। तो ये टैटू नहीं होता, क्योंकि हमारे पिगमेंट्स का फर्क होता है। टैटू में केमिकल होता है, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है, या जो चीप पिगमेंट्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती हैं, ताकि वो स्किन के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब होके रिजल्ट शो कर लें। बट लॉन्ग रन में ये भी चीज ग्रे, ब्लू, ग्रीन जो मैं पहले आपको बता रही थी, वो कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि स्किन के अंदर से एक्चुअल कलर फेड हो जाता है, और नीचे सिर्फ जो बेस कलर में केमिकल था वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, सही। तो, अच्छा, ये चीजें
अच्छा आमना, ये बताएं कि ये तो चलिए ये एक ट्रीटमेंट हो गया, और नए क्या ट्रेंड्स हैं आईब्रो से रिलेटेड, और किस तरह से लोग। मैं बस थर्ड ट्रेंड पे भी आने वाली थी। थर्ड ट्रेंड है वो उन लोगों के लिए जो अपने आईब्रो की शेप चेंज करवाना चाह रहे हैं, थिकनेस लाना चाह रहे हैं, तो वो उसको कहते हैं स्ट्रोक्स एंड शेडिंग। स्ट्रोक्स एंड शेडिंग में ये होता है कि हम इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले जरा ये बताएं कि आजकल जो आईब्रो ट्रेंडिंग में है उनकी शेप्स हैं क्या? वैसे टू बी ऑनेस्ट, जो आपके फेस पे सूट करे, जो आपका फेस स्ट्रक्चर है। सही, क्योंकि सारी खवातीन तो वो आईब्रोज इस तरीके से बनवा रही हैं कि वो बिल्कुल यहाँ से कट लग के और थोड़ा सा ऊपर, और वो हर किसी ने वही करवाना शुरू कर दिया। वो टर्किश आईब्रोज या कोरियन आईब्रोज उनको कहा जाता है। एग्जैक्टली। पर मैंने खुद भी खैर अपने पे ट्राई किया, पर मुझे लगा कि जैसे मेरी अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी टेल्स हैं, जब मैंने थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। हाँ। पर वो मेरी टेल शॉर्ट होने से ना मेरा फेस का जो फ्रेम था वो ऐसा लग रहा था इतना ही है, और ये चीज इतनी वाइड लग रही थी मेरे पे। तो जब हम ये प्रोसीजर शुरू करते हैं, ये ट्रेंड आमना, ये जो ट्रेंड है इस तरीके से ये स्ट्रेच करके ऐसे इस तरह से आईब्रोज बनाने का, सुपरसिलियम बनाने का, ये हर किसी के चेहरे पे तो नहीं अच्छा लगता। अभी जैसे आपने कहा कि आपने ट्राई किया था, नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हर कोई जो है किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाता है और वो उनकी डिमांड सेम होती है कि हमें यही करवाना है। मतलब लाइक वाई लोग अपने लुक के हिसाब से अपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते? देखिए, ट्रेंड जो सेट करते हैं एक्चुअली वो फैशन वर्ल्ड से होते हैं, तो वो एक प्रॉपर उनकी लुक, उनका जॉ स्ट्रक्चर, उनका बोन स्ट्रक्चर, उनका फेस स्ट्रक्चर, उस चीज को कैरी करके बहुत ब्यूटीफुली दिखाता है टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। बट ऑर्डिनरी पर्सन को ये समझना चाहिए कि मैं वो सुपर मॉडल नहीं हूँ जो ये ट्रेंड मुझे दिखा रही है। बिल्कुल। तो हम इसीलिए क्लाइंट को कंसल्टेशन में समझाते हैं। ऑल्दो हमारे पास भी बहुत सेलिब्रिटी की वो पिक्चर्स लेके आती हैं कि ऐसी बना दे, वैसी बना दे, तो ड्यूरिंग द कंसल्टेशन हम आहिस्ता उनको थोड़ा ब्रेन वॉश करते हैं। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आईब्रो ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बात हो रही है आईब्रो ट्रेंड्स पे, किस तरीके से आईब्रो के ट्रेंड्स जो हैं वो आजकल इन हैं, आप कैसे अपने आईब्रो की शेप को रख सकते हैं। आमना हमारे साथ है। आमना, कंटिन्यू कीजिए आप जिस ट्रेंड के बारे में बता रही थी, क्योंकि हम 2 ट्रेंड्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट इज स्ट्रोकिंग एंड शेडिंग। इसमें स्ट्रोकिंग एंड शेडिंग, ठीक है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है कि जो चाह रहे हैं कि उनकी आईब्रोज की शेप चेंज कर सकें, हम थिकनेस ऐड कर सकें, बट इन अ नेचुरल वे। जैसे कुछ लोग थिकनेस तो करवा लेते हैं, बट उनकी जो आईब्रो की हेयर लाइन होती है और थिकनेस जो हमने इल्यूजन क्रिएट किया होता है, उसकी डेप्थ में डिफरेंस आ जाता है। जब डेप्थ में डिफरेंस आता है तो वो स्किन अलग से शो हो रही होती है, पेंट हुई, और बाल आपके अलग एक 3D लुक दे रहे होते हैं। तो उसको मर्ज करना एक बड़े एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का काम होता है। उस टेक्निक को हम स्ट्रोकिंग एंड शेडिंग कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज कि पहले हम माइक्रो ब्लेडिंग, हम पहली 2 टेक्निक्स को बेसिकली कंबाइन कर देते हैं। तो पहले हम माइक्रो ब्लीडिंग से स्ट्रोक्स बनाते हैं, लाइक वी क्रिएट स्केलेटन। आप जैसे स्केलेटन कह सकते हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं ताकि ऊपर भी स्किन के लगे के बाल हों, क्योंकि हम थिकनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें जितनी थिकनेस चाहिए वहां भी हम स्ट्रोक्स डिफाइन करके इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर भी बाल है, और फिर उसको हम शेड कर देते हैं थ्रू द मशीन। तो वो बड़ा अच्छा एक लुक आता है, इंस्टेंटली आपके आईब्रोज थिक और अच्छे लगते हैं, लाइक दे लुक वेरी नेचुरल इन दैट रिगार्ड ऑल्सो। और बाकी कुछ महीनों वाली ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे उसमें ब्राउ लेमिनेशन है जो आप बात कर रही थी कि आजकल सब करवा रहे हैं, क्योंकि आगे की हेयर को हम अपलिफ्ट कर देते हैं, वो इंस्टेंटली फ्लफी और ब्रिशीनेस आपको दे देते हैं। तो वो जो लोग सेमी परमानेंट मेकअप में नहीं जाना चाहते, तो कुछ ट्रीटमेंट्स उनके लिए होती हैं कि जहां पर वो 5-6 हफ्ते अपनी लुक को एंजॉय करें और फिर वापस अपनी नेचुरल लुक में चले जाए। ठीक है। अच्छा, अब किसी ने अपनी आईब्रो की शेप जो है वो चेंज करानी है, उसको ट्रेंडी करवाना है, तो कितने दिन पहले किसी अपने इवेंट से आ जाए? मतलब होता है ना कि किसी की बहन की शादी है, किसी की खुद की शादी है, किसी के भाई की शादी है, तो कितने दिन पहले उनको जाना चाहिए एस्थेटिक्स के पास, या आपके पास आना चाहिए कि आप उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करें? देखिए, 1 मंथ पहले, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है इसमें हीलिंग टाइम भी होता है, इसमें
हमें एक टचअप भी करना होता है. टचअप इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इट्स अ 2-step प्रोसीजर. जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आए हैं तो आपको फिर 4th वीक में दोबारा से आना होगा. सो वी कैन सी कि कहाँ से फेडिंग हो गई है, कहाँ से पिगमेंट नहीं बैठा है स्किन में, और कहाँ से स्ट्रोक्स हमारी नजर आ रही हैं या जा चुकी हैं. तो जिसकी वजह से टचअप में हम वो क्लोजली उसको देखते हैं और दोबारा से ये प्रोसीजर वापस करते हैं. तो 1 मंथ तो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है, और उसमें ये होता है कि क्लाइंट जो है वो यूज टू भी हो जाता है अपनी लुक से. तो आई थिंक अगर आपका इवेंट है, यूर द ब्राइड, या फिर आपके ही घर में शादी है, आप बहन है दुल्हन की या दूल्हे की, जो भी, तो वो एक लुक बहुत चेंज हो जाती है. अच्छा, आमना, जो ब्राइड्स होती हैं उनको ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस विद द ब्राइड कि वो जब एक्सपेरिमेंट करती हैं सडन तो कुछ अलग हो जाता है, वो रिजल्ट नहीं आता जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है. हाँ, मैं उसी पे बात कर रही थी कि ये जो लुक होती है, स्पेशली आईब्रोज, दे आर द फाउंडेशन ऑफ योर फेस. वो फ्रेम करता है आपके फेस को, तो लुक एकदम से चेंज होती है. अब उस लुक के साथ एडजस्ट करने के लिए यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम. और ये ना होना कि कल आपकी शादी, आज आपने माइक्रोब्लेडिंग करा लिया, आज वो डार्क भी लग रहे हैं, आज वो हेवी भी लग रहे हैं, आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा. फर्स्ट 4-5 डेज तो हीलिंग में होते हैं, जहाँ पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज से मतलब कि जब पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है, और वो फर्स्ट 5 डेज डार्क होता रहता है. सो दिस शुड डेफिनेटली बी डन. 1 महीना तो कम अज कम पहले ब्राइड्स के लिए वो तो 1 महीना पहले आए, ताकि वो अपनी लुक से खुद ही एडजस्ट हो जाए. ना, और ये होना बड़ा जरूरी है. मतलब पहले आप चेक कर लें कि आपके ऊपर क्या लगेगा अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगेगा. सडन एक्सपेरिमेंट ब्राइड्स को एटलीस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन यूजुअली लोग करते हैं और बहुत जल्दीबाजी में आते हैं और कहते हैं कि जी आमना बस जल्दी से हमें जो है खूबसूरत बना दें, जल्दी से हमें चेंज कर दें, हमारे आईब्रोज के शेप चेंज कर दें, हमारा फेशियल ट्रीटमेंट कर दें. उस सूरत में क्या होता है आमना, वैसे कितना प्रेशर होता है फिर जितने भी स्टैटिक क्लिनिक्स में प्रेशर होता है ना, जिसको ब्राइड जिटर्स कहते हैं, वो तो वैसे भी टेंस्ड होती है, वैसे भी स्ट्रेस्ड आउट होती है, और उनको होता है कि हमारा काम बहुत परफेक्ट हो, तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैं भी एब्जॉर्ब कर लेती हूँ. तो बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं. पर अच्छी बात ऑन दी अदर साइड माइक्रोब्लेडिंग की ये है, मुझे एक टोटली सी क्लाइंट की एक स्टोरी याद आई कि शी वाज अ यंग ब्राइड, और उनके घर में फंक्शंस चल रहे थे, जैसे शादियों से पहले चल रहे होते हैं. तो वहां कुछ बॉन फायर हो रही थी, बारबेक्यू हो रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली जब किसी ने केरोसिन डाला इन द बॉन फायर, आग में, तो मिट्टी का तेल डाला, तो वो एकदम से जो आता है ना लाइक फायर का एक लास्ट सा जो भी, तो उससे उनकी आईब्रोज जल गई और उनकी फ्रंट हेयर लाइन जल गई, और उनका फंक्शन 3-4 दिन में था. तो फिर उनके फादर लेके आए अपनी बेटी को, और हमने उनकी माइक्रोब्लेडिंग की, उनकी फ्रंट हेयर लाइन क्रिएट की, तो जिससे एक उनके लिए अच्छी चीज भी हो गई. सो माइक्रोब्लेडिंग इज नॉट ओनली फॉर कि सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको अगर काफी चीजों में बचा भी लेता है. अगर गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हादसा किसी के साथ हो जाए, उसका फंक्शन है, उसके एक्सीडेंट हो जाए, हाँ सही, तो उससे भी आपको बहुत फायदा हो जाता है. और सिर्फ इंसिडेंट ही नहीं, अगर आप जा रहे हैं सुपरसिलियम बनवाने के लिए, किसी अच्छे सैलून में जा रहे हैं, वहां पर जल्दबाजी में किसी ने आपके आईब्रोज ही उड़ा दिए या खराब कर दिए या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट अच्छा है, क्योंकि फिर एटलीस्ट आप वो नेचुरली उसको करवा सकते हैं और फिर वो आप प्यारे लग सकते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका भी ऑल्टरनेट है. और बहुत सारे सैलून्स में ये होता भी है, लड़ाई झगड़ा होता भी है जब ये आईब्रोज आप बनवा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़े झगड़े भी कर रहे होते हैं. आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आमना. बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो बहुत मीम्स बनती है ना. टिपिकल वर्कर वो दे देती है, एक स्टैंडर्ड जवाब दे देती है, आपकी आईब्रोज तो नहीं ऐसे. आपकी आईब्रोज तो है ऐसे, मैंने तो कुछ किया नहीं है बाजी, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने कहा था ऐसे करना है. एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम ये है. बिल्कुल. और उन लोगों के लिए भी है जिनको अनफॉर्चुनेटली एलोपेशिया हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक प्रोसीजर है. और जैसे अभी रिसेंटली भी मैंने एक क्लाइंट की जिनका एलोपेशिया, इफ ऑडियंस कैन सी, पूरा फ्रंट हेयर लाइन और बैक साइड था ही नहीं, मतलब पीछे बाल थे. तो वो फिर हमने सारा रिक्रिएट किया,
और कैंसर पेशेंट्स जिनके बाल चले जाते हैं ड्यूरिंग जो वो रेडिएशन करवा रहे होते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, जिनसे उनके बाल झड़ जाते हैं, तो वो भी काफी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। सो ये चीज काफी अच्छी भी है। अच्छा, बालों से मुझे याद आया आमना, हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, कोई टिप तो शेयर करें ना। हेयर ग्रोथ के लिए ट्रीटमेंट भी बताएं और टिप भी शेयर करें। मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ ना, जो मुझे सूट करता है, क्योंकि माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे हैं और बहुत घने हैं, तो जरूर हेयर ग्रोथ के लिए जो है वो बताएं, टिप भी और ट्रीटमेंट दोनों। आयरन टैबलेट्स मैं एक लेती हूँ क्योंकि वो फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आयरन टैबलेट्स आप आई रिमेम्बर आप यू वर टेलिंग मी कि मैं आजकल विटामिन्स ले रही हूँ, तो लोगों को बताएं ना आप कौन से विटामिन्स ले रही है जिससे आपके बाल बड़े जबरदस्त हुए हैं आमना। हाँ, थैंक यू। एक तो मैं ऑयलिंग करती हूँ कंटिन्यूसली, एक मैंने ट्रीटमेंट कराया है कल परसों। क्योंकि देखिए हर चीज का ख्याल तो रखना होता है, जैसे हमारा घर भी होता है तो हम उसमें डेली सफाई तो करते हैं ना, इसी तरह हमारी बॉडी जिस ट्रीटेड एज ए टेम्पल, आप अपना ख्याल खुद रखें, अपनी एक एक चीज का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने आप का, दूसरों का ख्याल रखने की बजाय सबसे पहले तो आप अपना सबसे पहले फर्स्ट लव योरसेल्फ। हाँ, बालों के लिए देखिए जो जिसको सूट कर रहा है, किसी के बाल ड्राई हैं, जैसे मेरे फाइन बाल हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स करा लेती हूँ कि मेरे बालों में शाइन रहे और वो स्ट्रेंथ रहे, और इसका जो क्यूटिकल है बाल का वो ड्राई और डैमेज ना हो, तो इसके लिए ट्रिमिंग भी आपको करानी पड़ती है बार बार, और आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, आपको ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, आपको घर की चीजें भी आप कर सकते हो, जैसे कुछ लोग अंडा और दही मिक्स करके, विच इज रियली गुड, उसमें थोड़ा सा आप मस्टर्ड ऑयल डाल लें, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हफ्ते में एक दफा आप कर लें। मैं बात करना चाहूंगी कि कुछ लोगों के एलोपेशिया के पैचेस हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आते, वो मेनली तो वैसे स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो कुछ घर के भी ट्रीटमेंट्स हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे प्रॉपर अपना मेडिसिन और इलाज वगैरह उनसे करवाएं। अगर आप अपने स्कैल्प पे थोड़े से, जहां पर एलोपेशिया है, पैच है आपका, उसमें आपको थोड़ा सा कट्स तो डालने पड़ेंगे। अब जैसे मेरे पास माइक्रो ब्लेडिंग का ब्लेड होता है ना, तो इस तरह का कोई लाइट का ब्लेड लेके अगर आपका हल्का सा आप ब्लेड से ना वहां पर क्या कहते तो ये हार्मफुल तो नहीं है, मतलब ये जो इसका प्रैक्टिस नहीं है वो कैसे है ये? अच्छा, वो किसी से करवा लेना, एज इन मतलब बहन से, अम्मी से, भाई से, जो भी है, थोड़ा देख पहले मैं तो बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, फिर अपना, और ज्यादा डीप कट नहीं, हम सिर्फ सेकंड लेयर की बात करें जहां पर ब्लड के ड्रॉप्स नहीं आने चाहिए, मतलब हार्ट का प्रेशर बिल्कुल हैवी नहीं होना चाहिए। मैं प्रेशर से यूं गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप एक बैलून लें और उसके ऊपर भी ब्लेड प्रेस करें ना, तो बैलून फटना नहीं चाहिए, इतनी लाइट होती है हमारी स्किन, तो इतना प्रेशर हो कि आपकी स्किन कट हो जाए, और उससे फिर आप जिंजर लें, जिंजर को हाफ कट करें और उसके ऊपर मलें, तो उसकी जो टिंगलिंग होगी, जिंजर से जो बर्निंग होगी, उससे आपकी ग्रोथ वापस आना शुरू हो जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आमना हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी जबरदस्त जो है वो आज आमना ने बातें की हैं, टिप्स शेयर किए हैं हेयर ग्रोथ से रिलेटेड भी जी। अच्छा जी, आमना जो है वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड की, और आईब्रो ट्रेंड्स पे आज हमने जो है वो बात की, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आप आईब्रोज से रिलेटेड ये जान सकते हैं, ये जान चुके हैं कि आईब्रोज की जो ट्रेंड है वो क्या है। सो एक्चुअल में हमें हमारे फेस कट से रिलेटेड हमें हमारे बॉडी को देखते हुए ड्रेसिंग करनी चाहिए, और अगर आप आईब्रो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो वो आपका जो फेस कट है ना, सबसे पहले जाके आप क्लिनिक में जो एस्थेटिशियन है उनसे पूछें और फिर उनको बताएं कि मेरे फेस कट पर क्या चीजें सूट करेंगी, फिर वही चीजें आप अप्लाई करें। तो शो का टाइम हो गया एंड अब आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारी 21 की ऑफिशियल फेसबुक साइट पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग Zariat 10।